गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं कृतिका पुस्तक में से आपको इस जल प्रलय में पाठ पढ़ाऊंगी। इसके लेखक फणीचर नाथ रेणु जी हैं। इस जल प्रलय में आप पहले समझिए, ऋण जल धन जल नाम से रेणु ने सूखा और बाढ़ पर बहुत कुछ अत्यंत मर्म स्पर्शी रिपोर्टाज लिखे हैं, जिसका एक सुंदर उदाहरण है इस जल प्रलय में। इस पाठ में उन्होंने सन 1975 की पटना की प्रलयकारी बाढ़ का अत्यंत रोमांचक वर्णन किया है, जिसके वे स्वयं भुक्तभोगी रहे हैं। यानी बाढ़ किस तरीके से आती है और लोग किस तरीके से विघटन कर लेते हैं, परेशान होते हैं, तो फणीचर नाथ रेणु स्वयं उसके भुक्तभोगी रहे हैं। इस कठिन आपदा के समय की मानवीय व्यवस्था और यातना को रेणु ने शब्दों के माध्यम से साकार किया है। उन्होंने ऋण जल धन जल पुस्तक में कुत्ते की आवाज शीर्षक से पटना की बाढ़ का जो वर्णन किया है, उसे जाबिर हुसैन ने संपादित कर साक्ष्य पत्रिका के नदियों की आग विशेषांक में इस जल प्रलय में शीर्षक से संकलित किया है। प्रस्तुत पाठ वहीं से लिया गया है। आइए पढ़ते हैं इस जल प्रलय में फणीचर नाथ रेणु। मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। ये नदियों के नाम है कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पनाह लेते हैं। पनाह यानी जगह लेते हैं, वहां पर रहते हैं। बच्चों, जिस बाढ़ आने के बाद में जहां बाढ़ आ जाती है वहां का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, घर के घर बर्बाद हो जाते हैं, लोग पलायन करने लगते हैं, जीवन बच जाता है, पलायन करने लगते हैं और दूसरी जगह जाकर रहने लगते हैं। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट पृथ्वी पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगाते हैं, क्योंकि इसमें जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। गाय, बकरी, बैल, भैंस तरह तरह से हजारों दिखते हैं और अंदाज लगाया जा सकता है कि यहाँ पर काफी जनहानि हुई है। पड़ती क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता, किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। और लिखने की बात, हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्मयुग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। जय गंगा 1947, डायन कोसी 1948, हड्डियों का पुल 1948 आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की ये फणीचर नाथ रेणु अपने जीवन में जो विविध घटनाएं घटी हैं उसके बारे में कह रहे हैं। मेरे कई उपन्यास में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं, किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने, धंसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ, क्योंकि किस तरीके से बाढ़ पूरा गांव को भी चपेट में ले लेती है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, घर के घर, झोपड़ियों की झोपड़ी सब पानी में बह जाते हैं। वह तो पटना शहर में सन 1967 में ही हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण पुन कर पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है। यानी लेखक कह रहे हैं कि मैंने बाढ़ का भीषणतम दृश्य देखा है और उसको मैंने भोगा है, अपनी आंखों से देखा है किस तरीके से बाढ़ आती है और व्यक्ति अपना सब कुछ खो बैठता है उसमें।
शहरी आदमी की हैसियत से। इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया, तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोस्ट की गोलियां जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। बाढ़ के समय जरूरत की चीजें हमें चाहिए होती है, ईंधन भी होना हमारे पास में चाहिए, खाने की चीजें भी होनी चाहिए। अगर हम कहीं पलायन कर रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं, सारी चीजें हमारे पास में होनी चाहिए। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो रहा गया है। प्लावित यानी मुख्यमंत्री और राजभवन भी क्या हो गया है, जल से भर गया है। दोपहर में सूचना मिली, गोलघर जल से घिर गया है। यूं सूचना बंगला में इस वाक्य से मिली थी, जानो गोलघर डूबे गेचे। और 5 बजे जब कॉफी हाउस जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम करने निकला, तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाएगा, कॉफी हाउस में तो अबले पानी आ गया है, बहुत सारा पानी आ गया है, चलो पानी कैसे घुस गया है वहीं देखना है। कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे, जो मेरी अनवरत अनर्गल अनपढ़ गद्यमय स्वाक्तोक्ति से कभी बोर नहीं होते हैं, धन्य हैं। मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे हैं। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं। देखने वालों की आंखों में जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। लोग यही देख रहे हैं कि पानी कहाँ तक आ गया है। मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, टमटम, साइकिल, रिक्शा आदि पैदल लोग पानी देखने, इन सब में भर भर कर देखने जा रहे हैं कि पानी कहाँ तक आ गया है। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत फैजल रोड पर आ गया कि उस रोड पर पानी अब फैजल रोड पर अधिक आ गया। आ गया क्या पार गया, आ गया या पार गया। श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र, कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। अब भट्टाचारी रोड पर पानी आ गया होगा, छाती भर पानी है। वीमेंस कॉलेज के पास डुबाव पानी है, आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, वह गया। हम जब कॉफी हाउस के पास पहुंचे, कॉफी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के एक किनारे पर एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फैन में उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी आगे जाने की जरूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरंग दूत। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए और सभय प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्फुट शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है, चलिए न थोड़ा और आगे। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। यानी पानी भर चुका है, तो वहाँ बिजली की भी लाइन वाइन गिर गई थी, तो वहाँ करंट वरंट ना आ जाए, इसलिए आगे मत जाइए। मैंने रिक्शे वाले से अनुनय भरे स्वर में कहा, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ना नहीं चाहिए। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल के बगल से गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयां सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते हैं, उससे कम नहीं थे। गांधी मैदान के अंदर उत्सव, सभा, सम्मेलन और खेल कूद की सारी स्मृतियों पर
धीरे धीरे एक गैरिक आवरण आच्छादित हो रहा था, यानी आंखों के सामने दिख रहा था। हरियाली पर शने शने पुनः पुनः पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वदा नया था। इसी बीच एक अधेड़ मुस्टंड और गवार जोर जोर से बोल उठा, यही जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं गए। अब बूझो, अब तुम मतलब जब पानी हमारे यहाँ भर रहा था, जब तुमने नहीं देखा, अब तुम जानो। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र जोड़ दीजिए। शाम के 7:30 बज चुके और आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ण होकर सुन रहे थे। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। समाचार दिल दहलाने वाला था। कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए। यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आइए, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नजर नहीं आ रहा था। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी। नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे। शाम के 7:30 बज चुके थे। आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ण होकर सुन रहे थे। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। समाचार दिल दहलाने वाला था। कलेजा धड़क उठा। मित्र के चेहरे पर भी आतंक की कई रेखाएं उभरी, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए। यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए। यानी किसी भी तरीके से हमारे चेहरे पर जो चेष्टा थी, उसको हमने बहुत बारीकी से उसको सहज लिया, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नजर नहीं आ रहा था। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी। नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे। रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। आसन संकट में कोई प्राणी आतंकित नहीं दिख रहा था। पान वाले के आदमकद आईने में उतने लोगों के बीच हमारी ही सूरतें मुहर्रमी नजर आ रही थी। मुझे लगा हम यहाँ थोड़ी देर भी ठहरेंगे तो वहाँ खड़े लोग किसी भी क्षण उठाकर हम पर हंस सकते थे। जरा इन बुद्धिलों का हुलिया देखो, क्योंकि वहाँ ऐसी ही बातें चारों ओर से उछाली जा रही थी। एक बार डूब ही जाए, धनुष कोटि की तरह पटना लापता हो जाए, कहीं सब पाप धुल जाएंगे। चलो। गोल घर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठ जाएं। बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं भाई, यही माकूल मौका है। इनकम टैक्स वालों को ऐन इसी मौके पर काले कारवरियों के घर पर छापा मारना चाहिए। आसामी बा माल। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर की आखिरी सीढ़ियों पर पत्रिकाएं पूर्ववत हुई थी। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूं। क्या ले लूं? हेंडली, चेज या एक ही सप्ताह में फ्रेंच, जर्मन सिखा देने वाली किताबें अथवा योग सिखाने वाली कोई सचित्र किताब। मुझे इस तरह किताबों को उलटते पलटते देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों
मुस्कुराने लगा। किताबों को छोड़ कई हिंदी, बंगला और अंग्रेजी सिने पत्रिकाएं लेकर लौटा। मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहे। बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज़्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधि लेगा। सुधि यानी उसके बारे में सोचेगा। फ्लैट में पहुंचा ही था कि जनसंपर्क की गाड़ी भी लाउडस्पीकर से घोषणा करती हुई राजेंद्र नगर पहुंच चुकी थी। हमारे गोलंबर के पास कोई भी आवाज़ चारों बड़े ब्लॉकों की इमारतों से टकराकर मंडराती हुई 4 बार प्रतिध्वनि होती है। सिनेमा अथवा लॉटरी की प्रचार गाड़ी यहाँ पहुँचते ही भाइयों पुकारकर एक क्षण के लिए चुप हो जाती है। पुकार मंडराती हुई प्रतिध्वनित होती है, भाइयों भाइयों भाइयों। एक अलमस्त जवान रिक्शा चालक है और अक्सर रात के सन्नाटे में सवारी पहुंचाकर लौटते समय इस गोलंबर के पास आलाप उठता है, सुन मेरे बंधु रे एन, सुन मेरे मितवा वावा य। गोलंबर के पास जनसंपर्क की गाड़ी से ऐलान किया जाने लगा, भाइयों ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकड़बाड़ और राजेंद्र नगर में घुस गया। अतः आप लोग सावधान हो जाए। प्रतिध्वनि सावधान हो जाए, सावधान हो जाए। मैंने गृह स्वामिनी से पूछा, गैस का क्या हाल है? पत्नी से, बस उसी का डर है, अब खत्म होने वाला है। असल में सिलेंडर में मीटर उटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से कुछ पता नहीं चलता, लेकिन अंदाज है कि 1 या 2 दिन कोयला है, स्टोव है, मगर केरोसिन एक ही बोतल, केरोसिन मिट्टी का तेल फिलहाल बहुत है। बाढ़ का भी यही हाल है, मीटर उटर की तरह कोई चीज़ नहीं होने से पता नहीं चलता कि अब आ धमके। मैंने कहा, सारे राजेंद्र नगर में सावधान सावधान ध्वनि कुछ देर गूंजती रही। ब्लॉक के नीचे की दुकानों से सामान हटाए जाने लगे। मेरे फ्लैट के नीचे के दुकानदार ने पता नहीं क्यों इतना कागज इकट्ठा कर रखा था, एक अलाव लगाकर सुलगा दिया। हमारा कमरा धुएं से भर गया। सारा शहर जगा हुआ है। पश्चिम की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा करता हूँ। हाँ, पीर मुहानी या सालिमपुरा, हेरा अथवा जनक किशोर, नवल किशोर रोड की ओर से कुछ हलचल की आवाज़ आ रही है। लगता है 1-1:30 बजे रात तक पानी राजेंद्र नगर पहुँचेगा। सोने की कोशिश करता हूँ लेकिन नींद आएगी भी नहीं। कंपोज की टिकिया अभी नहीं। कुछ लिखूं, किंतु क्या लिखूं? कविता, शीर्षक, बाढ़, आकुल प्रतीक्षा, धत। नींद नहीं, स्मृतियां आने लगी एक एक कर, चलचित्र के बेतरीब दृश्यों की तरह। 1947 मनिहारी, तब पूर्णिया, अब कटिहार जिला के इलाके में गुरुजी स्वयं सतीनाथ भादुड़ी के साथ गंगा मैया की बाढ़ से पीड़ित क्षेत्र में हम नाव पर जा रहे हैं। चारों ओर पानी ही पानी, दूर तक द्वीप जैसा बालूचर दिखाई पड़ा। हमने कहा, वहां चलकर जरा चहलकदमी करके टांगे सीधी कर लें। भादुड़ी जी कहते हैं, किंतु सावधान, मेरी जगह पर कदम रखने के पहले यह मत भूलना कि तुमने पहले ही वहां पर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में मौजूद मिलेंगे। और सचमुच चींटी चींटी से लेकर सांप, बिच्छू और लोमड़ी सियार तक यहाँ पनाह ले रहे थे। भादुड़ी जी की हिदायत थी, हर नाव पर पकाई घाव, पानी में पैर की उंगलियां सड़ जाती हैं, तलमों में भी घाव हो जाता है, कि दवा, दिया सलाई की डिबिया और केरोसिन तेल रहना चाहिए। और सचमुच हम जहाँ जाते खाने पीने की चीज से पहले पकाई घाव की दवा और दिया सलाई की मांग होती। 1949 उस बार महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गांव में हम पहुंचे। हमारी नाव पर रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़कर
कैंप ले जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी कूई कूई करता हुआ नाव पर चढ़ आया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर भीषण भयभीत हो गए और चिल्लाने लगे, अरे कुकर नहीं, कुकर नहीं, कुकर को भगाओ। बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया। हमारा कुकर नहीं जाएगा तो हम हूँ नहीं जाएंगे। फिर कुत्ता भी छपाक पानी में गिरा। हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हम हूँ नहीं जाएगा। परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसहरी में हम राहत बांटने गए। खबर मिली थी कि कई दिनों से मछली और चूहों को झुलझाकर खा रहे हैं, किसी तरह जी रहे हैं। किंतु टोले के पास जब हम पहुंचते तो ढोलक और मंजीरा की आवाज़ सुनाई पड़ी। जाकर देखा, एक ऊंची जगह मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया गया है, बलवाही नाच हो रहा था। लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा नटुआ दुल्हन का हाव भाव दिखला रहा था, यानी वह धानी है, घर छोड़कर मायके भागी जा रही है और उसका घरवाला उसको मनाकर राह से लौटाने गया। इस पद के साथ ही ढोलक पर द्रुत ताल बजने लगा। धागिड़ धिक चैके के चकदुम, चैके के चकदुम, चकदुम चकदुम। कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नारियों के झुंड में मुक्त खिलखिलाहट लहने तने लगती हैं। हम रिलीफ बांटकर भी ऐसी हंसी उन्हें दे सकते हैं क्या? शास्त्री जी आप कहाँ हैं? बलवाही नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा क्यों आ जाती है। एक बार 1937 में सिमरमणि शंकरपुर में बाढ़ के समय नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी। मैं उस समय बलचर था। गांव के लोग नाव के अभाव में केले के पौधे का भेला बनाकर किसी तरह काम चला रहे थे और वहीं जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ झिंझिर करने निकले थे। गांव के नौजवानों ने मिलकर उनकी नाव छीन ली थी। थोड़ी मारपीट भी हुई थी और 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था, एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियों की टोली किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्कुट के डिब्बे खुले हुए थे। एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अंदाज से नेस्कैफे के पाउडर को मथ रही थी, एस्प्रो बना रही थी। शायद दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पांवों को फैलाकर बांस की लग्गी से नाव खे रहा था। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोहनी टेक कर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। पूरे वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का होजी होजी। हमारे ब्लॉक के पास गोलंबर में नाव पहुंची थी कि अचानक चारों ब्लॉक की छतों पर खड़े लड़कों ने एक ही साथ किलकारियां, सीटियां, फब्तियों की वर्षा कर दी और इस गोलंबर में किसी भी आवाज की प्रतिध्वनि मडरा कर गूंजती है। सो सब मिलकर स्वयं ही ध्वनि संयोजन हुआ। उसे बड़े से बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद नहीं कर पाते। उन फुअड़ युवकों की सारी एग्जीबिशन तुरंत छूमंतर हो गई और युवतियों के रंगे लाल लाल होठ और गाल काले पड़ गए। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था
जो पूरे दम के साथ मुखर था। नैया तेरी मझधार, होशियार होशियार, कहो राम सिंगार पनिया, आप पहले हो, उहु उहु ऊ ना आ रहले हो। बच्चों, इस जल प्रलय में आगे का नेक्स्ट टर्न पर पढ़ाऊंगी। ओके, धन्यवाद।